नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है द मंकीज पॉ और इसके लेखक हैं डब्ल्यू जेकब। ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1902 में। तो इसका रूपांतर बंदर का पंजा मैं आपके साथ साझा करूँगी। साझा करने की सबसे बड़ी वजह आज का मौसम है जो कि बहुत बहुत ठंडा है, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, ठंडी और कपकपा देने वाली, बहुत ही रोमांचकारी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि श्रीमान और श्रीमती वाइट अपने इकलौते पुत्र हर्बर्ट के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनकी आपस की चुहलबाजियों में ही सारा दिन निकल जाया करता था। हर्बर्ट एक दफ्तर में काम किया करता था जहाँ पर वो मशीनरी से जुड़ा काम किया करता था, और श्रीमान वाइट और श्रीमती वाइट दोनों सेवानिवृत्त होकर घर में रहा करते थे। एक दूसरे के साथ कभी बनती थी, कभी बिगड़ती थी। 40 साल का साथ था उनका। श्रीमान वाइट के एक बहुत पुराने मित्र थे, श्री मॉरिस, जो कि कभी किसी ज़माने में हिंदुस्तान में रह कर गए थे। ये 1902 की कहानी है, तो यकीनन उस वक्त हमारा देश ब्रिटिश राज के अधीन था, तो ये उस तर्ज पे बनी हुई है। श्रीमान मॉरिस जब श्रीमती और श्रीमान वाइट के घर मेहमान के बतौर आए, उस दिन बेहद ठंड थी, कड़ाके की ठंड और रूह कपा देने वाली ठंड। वो जैसे ही उनकी बैठक में पहुँचे तो उन्होंने अपने हिंदुस्तान के किस्से सुनाने शुरू किए, और बातें कब हिंदुस्तान में होने वाले तलिस्मा, हिंदुस्तान के फ़कीरों की तरफ गई, उनको भी नहीं पता लगा। और इन्हीं बातों में उन्होंने बंदर के पंजे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक फ़कीर ने एक तलिस्माई बंदर का पंजा लोगों को दिया और कहा कि इससे तुम 3 मुराद मांग सकते हो, पर हर मुराद की कीमत इतनी बड़ी होगी कि तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा। जो प्रकृति तुम्हें देती है वही तुम्हारे लिए उपयुक्त और पर्याप्त है। यह बात आमतौर पे लोग नहीं समझते, और इसीलिए एक फकीर ने ये तलिस्माई बंदर का पंजा लिया और उन्होंने अपनी जेब टटोल के वो पंजा निकाला, और वो पंजा एक छोटा सा बड़ा भयानक से दिखने वाला निर्जीव सा बंदर का पंजा था, जिसको देखकर श्रीमती वाइट को तो घिन ही आ गई थी। हाँ, उनके पति और बेटे को उसको देखकर बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो किसी ने इससे मन्नत मांगी है? कहते हैं, हाँ, जिस इंसान को सबसे पहले उस फकीर ने दिया था उसका मैं जानता हूँ, और उसने तीसरी मन्नत अपनी मौत मांगी थी। तो अच्छा, फिर? तो उसके बाद ये पंजा मेरे पास आया। अच्छा, चलो किसी और का किस्सा छोड़ो, तुमने खुद कुछ मांगा? श्रीमान मॉरिस ने अपने माथे को पकड़ते हुए कहा, हाँ, और बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ये कहते हुए उसने अचानक पंजा उठाया और जलती हुई आंच में फेंकने को हुआ। श्रीमान वाइट ने फौरन मॉरिस का हाथ पकड़ लिया। कहा, नहीं, रहने दो। मॉरिस ने समझाया, इसके लालच में मत पड़ना। इससे जो मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी, पछताओगे। श्रीमान वाइट को मन ही मन थोड़ा सा लालच आ गया। वैसे तो सब कुछ था जिंदगी में, एक बेटा था, बीवी थी, घर सुखी था, पर लालच का क्या है, आ ही जाता है। उन्होंने वो मंकीज पॉ, वो बंदर का पंजा, अपनी जेब में डाल दिया। चलते वक्त मॉरिस ने उन्हें फिर समझाया, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, उससे कुछ मांग मत लेना। कहा, तुम्हारे तो किसी काम का नहीं ना? कहा, नहीं, मैं तो कीमत चुका चुका, मैं उससे कभी कुछ मांगने की गलती नहीं करूँगी। ठीक है, जाने दो। श्रीमान वाइट, उनकी पत्नी और हर्बर्ट मॉरिस के जाने के बाद उस पंजे को देखने लगे।
आपस में बातें करने लगे, समझने की कोशिश करने लगे कि क्या सचमुच वो कुछ दे सकता है, कुछ कर सकता है। श्रीमान वाइट ने कहा कि ये हद से हद क्या बुरा कर देगा। हर्बर्ट ने कहा ये कुछ भला कर देगा तब की बात है ना, बुरा तो बाद की बात है, इससे क्या मांग सकते हैं। सोच में पड़ गए। सब कुछ तो था, खुशहाल थे, एक दूसरे का साथ था, पर हाँ, घर गिरवी पड़ा था। तभी हर्बर्ट ने कहा कि घर छुड़ाने के लिए 200 पाउंड की ज़रूरत है, इससे 200 पाउंड ही मांग लो, घर छूट जाएगा, फिर हम लोग मज़े करेंगे, कुछ और दिक्कत ही नहीं फिर तो। श्रीमान वाइट ने पंजे को हाथ में लिया और कहा कि मुझे कल तक 200 पाउंड मिल जाए। अचानक से वो निर्जीव पंजा सजीव हो गया, बहुत जोर से कांपा। उसके कंपन से श्रीमान वाइट सिहर गए। ये क्या हुआ? डर गए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ये पंजा हिला था। उनकी पत्नी ने कहा शायद तुमने ज़्यादा पी ली है, एक काम करो, चलो बहुत देर हो गई है, चलते हैं, सोते हैं। हर्बर्ट ने भी मुस्कुरा कर कहा पिताजी 200 पाउंड नहीं आने वाले, आप आराम से सोइए। उस रात श्रीमान और श्रीमती वाइट तो आराम से सोए, पर हर्बर्ट ने उसे बहुत भयावह सपने आए और हर सपने में कभी बंदर उसको काटता, कभी कुछ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मॉरिस की कथाओं का असर है या उसकी कल्पनाओं का। बहरहाल अगले दिन सुबह बहुत रंगीन थी, गर्म धूप निकली हुई थी, मीठी मीठी, और हर्बर्ट ने रात के सपनों को भुलाकर दफ्तर जाने की तैयारी में लग गया। सुबह नाश्ता अपने माता पिता के साथ करके फिर अपने पापा को छेड़ा और कहा 200 पाउंड नहीं आए ना, और हंसता हुआ घर से निकल गया। शाम को 4 बजे के आसपास दोनों श्रीमती और श्रीमान वाइट एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और हर्बर्ट के आने का इंतज़ार। तभी श्रीमती वाइट ने देखा कि खिड़की के बाहर एक आदमी बार बार उनके दरवाजे तक पहुंचकर लौट रहा था। वो गेट का कपाट खोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था, पर लग ऐसा रहा था कि उन्हीं के घर आना चाहता है। श्रीमती वाइट ने सोचा मैं जाकर देखती हूँ कौन है। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला और उस व्यक्ति ने कहा क्या आप श्रीमती वाइट हैं? उन्होंने कहा हाँ। क्या आप हर्बर्ट की माता जी हैं? उन्होंने कहा हाँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा हर्बर्ट को क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज़ घबरा गई थी। उसको कुछ अनहोनी होने का अंदेशा होने लगा था। उसका दिल कहने लगा था कि कुछ बुरा हुआ है हर्बर्ट के साथ। उस व्यक्ति ने कहा कि आज हर्बर्ट अपनी गलती से मशीनरी से हर्बर्ट को चोट लग गई, बहुत बुरी चोट, पर उसे कोई कष्ट नहीं है। अब वो कष्ट से कोसों दूर है। उस व्यक्ति की बातों का असली मतलब श्रीमान वाइट समझ पाते इससे पहले श्रीमती वाइट दहाड़ मारकर रो पड़ी। उनका रुदन सुनने के बाद श्रीमान वाइट समझ पाए कि वो हर्बर्ट जो उनकी आंखों का तारा था अब नहीं रहा। वो तारा डूब गया, हर्बर्ट मर गया। वो व्यक्ति काफी देर तक इस कश्मकश में रहा कि उन दोनों मियाँ बीवी को कैसे तसल्ली दे। बुजुर्ग थे, निरीह थे और इकलौता बेटा खो चुके थे। तसल्ली दे तो क्या दे। उसने फिर भी हिम्मत करके उनसे कहा कि अगर हम कानूनन देखें तो आपके पुत्र की गलती से ही यह हादसा हुआ, परंतु फिर भी हम लोग आपके लिए कुछ और तो कर नहीं सकते, पर आपके लिए 200 पाउंड का चेक हमारे कंपनी की तरफ से हम आपको देना चाहते हैं। वो 200 पाउंड का चेक देखते ही श्रीमान वाइट बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े और श्रीमती वाइट पागलों की तरह रोने लगी। जो इकलौता सहारा जिंदगी का था जा चुका था। कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी की इकलौती आस को दफना कर दोनों जब घर लौटे तो घर सुनसान और दुखी था।
तकलीफ ही तकलीफ थी, और वो भी चुप, खामोश पर दर्दनाक। श्रीमती वाइट रातों को उठ उठ कर रोती थी। हर्बर्ट को गए हुए 10 दिन हो गए थे। अचानक उन्होंने अपने सोते हुए पति को जगाया और कहा, वो बंदर का पंजा कहाँ है? उन्होंने कहा कि लिविंग रूम में, बैठक में ही कहीं किसी दराज में पड़ा होगा। कब वो लेके आओ, उससे हर्बर्ट को वापस मांगो। उससे हम 3 मुराद मांग सकते थे, तुमने एक ही मांगी। उस एक मुराद से तुम्हें 200 पाउंड तो मिल गए ना। अब अपने बेटे को वापस ले लेते हैं, क्या कर लेंगे? तलिस्माई है, वापस कर देगा। श्रीमान वाइट को लगा उनकी बीवी पागल हो गई। अपनी तकलीफ और बौखलाहट में वो अजीब सी बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हर्बर्ट को मरे 10 दिन हो गए हैं। कोई मरा हुआ इंसान जीवित नहीं हो सकता। श्रीमती वाइट ने कहा, हो सकता है, तलिस्माई है वो पंजा। जब वो पंजा हर्बर्ट को मार सकता है तो उसको जला भी सकता है। तुम सोचो, हर्बर्ट वहां दफन, देखो जमीन के नीचे दफन है, वो कैसे आ जाएगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक बार मांग लीजिए, हर्बर्ट लौट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अपनी पत्नी को बेहताशा उलझुल सी बातें करते हुए देखकर उनको बड़ा अजीब लगा, और उनको समझ में आ गया कि आज अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो पगला जाएगी, तो वो कुछ भी कर जाएगी। और उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटा के उस पंजे को फिर हाथ में लिया और कहा, हर्बर्ट को जिंदा कर दो। वो पंजा कांपा और उसके कंपन से वो छिटक के दूर गिर गए। मिस्टर वाइट कांप रहे थे, पर वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर जाएगा। 2 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। मोमबत्ती भी जलती पिघलती बुझ गई। वो नई मोमबत्ती लाने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उन्हें दरवाजे पे हल्की सी खटखटाहट महसूस हुई, जैसे कोई खटखटा रहा है। वो डर गए। उनको लगा हर्बर्ट वापस नहीं, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ था, ये नहीं हो सकता था। ये हो गया तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने उस खटखटाहट को नजरअंदाज करके वो फौरन अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अब वो खटखटाहट पूरे घर में गूंज रही थी और श्रीमती वाइट दौड़ कर नीचे गई। उन्होंने कहा, अरे कब्रिस्तान तो 2 मील दूर था, इतना टाइम तो लगना ही था, इतना समय तो लगेगा ही उस 2 मील दूर कब्रिस्तान से हर्बर्ट को आने में। वो दौड़ के नीचे गई। श्रीमान हर्बर्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो नहीं रुके। वो दौड़ती हुई नीचे जब गई तो वो फिर उस पंजे को ढूंढने लगे। उन्हें पता था कि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है और अगर ये सच हुआ तो बहुत बुरा होगा। ये सच नहीं होना चाहिए। उन्होंने डरते कांपते हाथों से कहा कि हर्बर्ट जहाँ होना चाहिए उसे वहाँ लौटा दो। और वो बंदर का पंजा फिर से कांपा और वो खटखटाहट रुक गई। श्रीमती वाइट नीचे बेहोश पड़ी थी और श्रीमान वाइट दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी को किसी तरीके से संभाल कर ऊपर लाने की कोशिश करने। उन्हें पता था वो बंदर का पंजा अपनी कीमत उनसे ले चुका था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके उस पंजे को आग में डाला और एक धमाके के साथ वो पंजा राख हो गया। और इस तरह उन्होंने खुद की बर्बादी के बाद किसी और को बर्बादी से बचाने की एक आखिरी कोशिश की। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। थोड़ी सी ज़्यादा डरावनी थी बट मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए आप लोगों के साथ साझा की। थैंक यू।